गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का इको का सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसमें रोजगार से संबंधित बेरोजगारी और इसके अलावा दो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय को हमने कल चर्चा की थी, उसके बारे में आज हम इसके दो अन्य जो क्षेत्र थे, सार्वजनिक वितरण, इसके साथ साथ निजी जो क्षेत्र था और संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो रोजगार की जो स्थिति होती है या बेरोजगार की स्थिति क्या कहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, रोजगार, यानी उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उन उपलब्ध संसाधनों को अच्छी तरह प्रयोग करना, सुनियोजित तरीके से उसका हम प्रयोग करते हैं, और जो उन कार्यों में लगे हुए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो निश्चित तौर पर राशि जो मजदूरी के तौर पर दी जाती है वो क्या कहलाता है, रोजगार कहलाता है। तो जो रोजगार की जो एग्जैक्ट परिभाषा है वो क्या है, जब किसी राष्ट्र में काम करने वाले सभी इच्छुक व्यक्ति, यानी काम करने के इच्छुक व्यक्ति प्रचलित जो मजदूरी दर होती है, प्रचलित मजदूरी पर काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रोजगार कहलाते हैं, यानी वो उसके लिए क्या है, रोजगार कहलाता है। इसके अपोजिट बेरोजगार जो होते हैं, बेरोजगारी क्या होती है, यानी यही जो स्थिति होती है, यानी काम करने के जो इच्छित जो व्यक्ति होती है उन्हें प्रचलित मजदूरी पर काम, यहाँ पर तो क्या है करते हैं और यहाँ पर है काम नहीं मिलता। काम जब किसी व्यक्ति को जो काम करने के इच्छुक है और उन्हें प्रचलित जो मजदूरी है, प्रचलित मजदूरी होती है जो वर्तमान के अंदर जो मजदूरी निर्धारित की होती है, उस मजदूरी पर यदि किसी व्यक्ति को कार्य नहीं मिलता या काम नहीं मिलता तो वो क्या कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएगा। और बेरोजगारी और रोजगार की जो व्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है, किसी देश की जो कार्य प्रणाली है या फिर उसका जो सकल घरेलू उत्पाद है उस पर निर्भर करती है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान, यानी एक वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र के सभी जो अव्यवस्थित सभी उत्पादन जो संसाधन होते हैं, राष्ट्र के सभी उत्पादक संसाधन और इसके साथ साथ जो अंतिम वस्तुएं होती है, अंतिम वस्तुओं के कुल मूल्य को क्या कहलाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी एक वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र के अंदर सभी जो उत्पादक जो संसाधन होते हैं और अंतिम वस्तुओं का जो कुल मूल्य होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या होता है, यानी वे वस्तुएं जो एक बार प्रयोग होने के बाद में दोबारा पुनः प्रयोग जिसका नहीं होता, यानी ऐसी वे वस्तुएं जो पूरी तरह क्या होती है, पूरी तरह तैयार होती है और इसका जो इस्तेमाल है वो हम
उपभोग करने के बाद में एक बार इसका प्रयोग करने के बाद हम इसका दूसरी बार प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये थी अंतिम वस्तुएं। और अंतिम वस्तुओं के साथ साथ कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसका उत्पादन पुनः किया जा सकता है। जो पुनः उत्पादित होती है वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। अब मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? यानी जैसे कच्चे माल के तौर पे होते हैं। कच्चा माल जो होता है, जो कृषि क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है, सीधे प्रकृति से जो हमें प्राप्त होता है, और इस कच्चे माल को हम उद्योगों के द्वारा अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। किस में करते हैं? अंतिम वस्तुओं के अंदर परिवर्तित करते हैं। तो ये अंतिम वस्तुओं यानी जो कच्चा माल होता है वो क्या कहलाते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं, या वे वस्तुएं जिसका हम पुनः जो उत्पादन कर सकते हैं और उपभोग के लिए जो है वस्तुओं का हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये सभी वस्तुएं क्या है? अंतिम वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाते हैं। अब देखिए, जो स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों का जो विभाजन है वो किस प्रकार था। पहले तो जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो क्षेत्र थे उसका जो वर्गीकरण मापदंड के आधार पर किया गया था। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की हमने चर्चा कल की थी। आज हम जो स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार से होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इन दोनों की हम चर्चा आज करेंगे। देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो क्या कहते हैं? इसका जो नियंत्रण होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो नियंत्रण होता है या इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा? नियंत्रण या संचालन वो किसके द्वारा होता है? सरकार के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जन कल्याण के उद्देश्य से इसका जो है निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र में किसी क्षेत्र का जो नियंत्रण होता है वो क्या है? एक व्यक्ति या जो व्यक्तियों की जो समूह होते हैं, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में होता है, वो निजी क्षेत्र कहलाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। कोई भी जैसे निजी क्षेत्र है उसका जो प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। और इस क्षेत्र के लोगों को जो केवल है उपभोगी जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है, उपभोग वस्तुएं प्रदान की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के हम तौर पर देखें तो जैसे मारुति उद्योग है, मारुति उद्योग, बजाज जो फाइनेंस है, चाहे बजाज व्हीकल है या बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसके साथ साथ रिलायंस के जितने भी जो कारोबार है यानी व्यापार है वो क्या है? निजी कंपनी के तौर पर या निजी क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इसके अलावा टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो क्या है? एक निजी क्षेत्र का उदाहरण है। अब सहकारी जो क्षेत्र होते हैं, जो सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से, जिसमें लोगों यानी जनता की जो है भलाई के लिए जो ये क्षेत्र जो होते हैं, इसमें जो मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो क्या होती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, इसके साथ साथ जो मूलभूत सुरक्षा होती हैं, मूलभूत
सुरक्षा के कार्य जो होते हैं वो किस में आते हैं, जन कल्याण में, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो डाकघर जो विभिन्न प्रकार की जो है सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे ये भी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में है। और भारतीय संचार निगम और जो बैंक से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो क्या होती है, सार्वजनिक जो क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अलावा जो अन्य दो क्षेत्र थे वो कौन से थे, संगठित क्षेत्र और दूसरा था असंगठित क्षेत्र। अब देखिए, संगठित जो क्षेत्र होते हैं और असंगठित, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी एक क्षेत्र से हमें किसी व्यक्ति को यदि लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे क्षेत्र से किसी व्यक्ति को जो है वो हानि प्राप्त होती है। तो संगठित क्षेत्र वे उद्गम होते हैं जहाँ रोजगार की जो अवधि होती है, यानी वे उद्गम जहाँ रोजगार की अवधि जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। यानी कोई भी जो कार्य प्रणाली है उसमें रोजगार जो है पूर्णतः तय होता है, भी किसी भी व्यक्ति को है कितनी मात्रा में कितनी समय तक जो है रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका जो उद्देश्य जैसे सार्वजनिक क्षेत्र था उसी प्रकार संगठित क्षेत्र का उद्देश्य भी क्या है, जन कल्याण के लिए होता है। और वह क्षेत्र जो इसमें भी क्या है, जो संगठित जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। सुरक्षा सुविधाएं ये सभी क्या है, जो संगठित क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर बैंक, अस्पताल, इसके साथ साथ स्कूल, ये सभी क्या है, संगठित क्षेत्र में आते हैं। दूसरी ओर होते हैं असंगठित क्षेत्र, जो क्या है, एक निजी क्षेत्र का ही एक रूप होता है। असंगठित जो क्षेत्र होते हैं वो छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों में होते हैं, छोटी इकाई या बिखरी हुई इकाई के अंदर। ये बंटे हुए होते हैं और अधिकांश जो सरकारी नियंत्रण से क्या होते हैं, ये सरकारी नियंत्रण से ये बाहर होते हैं, सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। और प्रमुख जो उद्देश्य होता है इसका उद्देश्य भी क्या होता है, लाभ कमाना होता है। जिस तरह निजी जो क्षेत्र था उसका उद्देश्य भी लाभ कमाना था, उसी प्रकार जो असंगठित क्षेत्र होते हैं वो भी क्या है, लाभ कमाना होता है। इस क्षेत्र में कोई जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो प्रदान नहीं की जाती। जिस तरह संगठित क्षेत्र के अंदर जो सरकार द्वारा जनता को जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है, इसमें क्या है, असंगठित क्षेत्र के अंदर जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसी आम जनता के लिए वो है उपलब्ध नहीं होती। और इस क्षेत्र में जो सभी लोग शामिल होते हैं, स्वयं के कार्य में जो लोग लगे रहते हैं, या फिर ऐसे क्षेत्र जैसे साहूकार है या फिर निजी जो कंपनियां होते हैं या जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी और सामंती व्यवस्था के जो लोग होते हैं वो इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। और कोई भी जो गरीब जनता है वो यदि असंगठित क्षेत्र से कोई किसी भी प्रकार का जो ऋण है वो प्राप्त करती है या लेती है
तो उसके लिए क्या है, काफ़ी मात्रा में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट यानी जो ब्याज का भुगतान उसको करना पड़ता है। और संगठित जो क्षेत्र है वो छोटी छोटी किस्तों के तौर पर और कम ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे जो सरकारी बैंकों के द्वारा अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो समाज या जन कल्याण के लिए की जाती है। तो ये थे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसके साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम जो परिसंपत्तियां क्या है, सरकार का प्रमुख होती है, और किसी भी निजी नियंत्रण पर कुछ व्यक्तियों और समूहों का जो अधिकार होता है, उस प्रकार क्या है, सरकार का जो नियंत्रण है वो सार्वजनिक क्षेत्र पे होता है। देखिए, इन क्षेत्रों से संबंधित जो महात्मा गांधी द्वारा ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई थी सन 2005 के अंदर, जिसको मनरेगा भी कहा गया था। क्या कहा गया था? मनरेगा का नाम भी दिया गया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ये उन लोगों के लिए थी जो क्या है, काम, जो सभी लोग जो काम करने में क्या होते थे, सक्षम होते थे। तो उन लोगों के लिए, और जिन्हें काम की आवश्यकता थी, तो उन लोगों के लिए एक वर्ष में 100 दिन का जो है रोजगार उपलब्ध करवाया गया था सरकार के द्वारा। कितने दिन का? 100 दिन का। यदि इसको किसी भी व्यक्ति को इस रोजगार के अंतर्गत या इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो रोजगार नहीं मिला, उसको क्या है, अलग से वेतन का जो है भुगतान, या ये हम कहें तो लाभ व्यवस्था इन लोगों के लिए क्या है वो की गई थी। और जो रोजगार करने में या रोजगार प्राप्त करने में असफल होते थे, उनको लाभ व्यवस्था, या इसको बोला जाता था बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी जो भत्ता है वो सरकार के द्वारा है उपलब्ध करवाया गया था। तो ये थे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, संगठित और असंगठित क्षेत्रों का जो विभाजन था, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, और संगठित और असंगठित क्षेत्र, और आर्थिक जो कार्यों के जो क्षेत्र होते हैं उसकी चर्चा आज हमने की थी। तो आज हमारा ये सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है वो कब जो है पूर्ण होता है। सो थैंक यू एंड आप सभी से पुनः जो बताया जाता है कि जितना भी आपको हॉलीडेज वर्क दिया गया है, उस वर्क को आप अच्छी प्रकार से अपनी फेयर नोटबुक में करें, और कम से कम 5 से लेकर 7 जो क्वेश्चन है वो प्रति लेसन के अंदर, यानी हर लेसन के अंदर से आप याद करेंगे। और प्रोजेक्ट जो वर्क आपको दिया गया है उसको भी फाइल में अच्छी प्रकार से करें। थैंक यू।